जो डायरेक्ट उपभोक्ताओं से जुड़े होते हैं, जैसे विद्युत विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जो जुड़े हुए हैं लोगों से। बहुत 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 भ्रष्टाचार है, उसको अभी बहुत शिद्दत के साथ अधिकारियों को, शासन प्रशासन के लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर कोई आप उदाहरण कहें तो मैं 50 उदाहरण दे सकता हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल स्टॉप के हमारे इस मंच में। आज मेरे साथ एक खास शख्सियत हैं, विवेक अग्रवाल, जिनके नाम से आप परिचित हैं और आप तो बखूबी जानते हैं कि पत्रकारिता और व्यवसाय के क्षेत्र में लगातार काम करते रहे और आज लोगों के बीच इनकी अपनी एक पहचान है। वो खुद कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं। तो हमें लगा कि ऐसी शख्सियत से बात करनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तिगत अनुभव और समाज में उनके क्या अनुभव है, प्रशासन और शासन के बीच उनके क्या अनुभव है, क्या मुद्दे हैं और क्या वास्तव में किस धारा में समाज को जाना चाहिए, मनुष्य की अपनी वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो भौतिक जीवन के साथ एक धार्मिक काया को भी अपने अंदर बनाए रखते हैं। धार्मिक एक सोच समझ जो हमें सुनाई दी, इन सभी बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने फुल स्टॉप के मंच पर। तो बहुत सारे लोगों जब हम जाते हैं तो आपकी अपनी एक पहचान बनी हुई है समाज में, व्यवसाय के साथ धार्मिकता को साथ साथ में चलना। जैसे परिक्रमा की बात आ गई थी तो हमने सोचा शुरुआत तो कामतानाथ से होनी चाहिए, चित्रकूट में ही है। तो लगातार प्रतिदिन परिक्रमा करने के पीछे भी क्या आपकी वजह है और शायद देश दुनिया में लोग सुनते भी हैं, तो कामतानाथ के बारे में भी आपका एक परिचय हो जाए। देखिए, चित्रकूट की तो निधि है कामतानाथ जी, और कामतानाथ जी के बारे में कुछ बताना भी बहुत छोटी बात है। और कामतानाथ जी तो एक सर्वव्यापी हैं, भगवान प्रभु श्री राम में 11.5 साल यहाँ रहे हैं। तो कामतानाथ जी की जो परिक्रमा है तमाम सारे लोग लगाते हैं। आज भी हमारे चित्रकूट में हज़ारों लोग हैं जो प्रतिदिन परिक्रमा लगाते हैं। चूँकि मैं भी लगभग, मुझको भी 32 साल हो गया, अगर मैं चित्रकूट करवी में हूँ तो परिक्रमा मेरी रहत लगती है। और बहुत परिक्रमा कामतानाथ जी में बहुत कुछ अभी करने को भी है और शासन प्रशासन कर रहा है। जैसे एक छोटी सी बात कहूँगा, जब ये कोरोना आ गया था तो कोरोना के समय में पूरे परिक्रमा में जो मंदिर हैं, देखा जाए तो परिक्रमा मार्ग में छोटे बड़े मंदिर मिला करके कम से कम 100-150 मंदिर हैं जो कोरोना के पीरियड में वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। लोगों के मन में है कि परिक्रमा में कामतानाथ जी के मंदिर में बड़ा पैसा आता है, या जैसे भी लोग हैं, लेकिन 2-3 मंदिरों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें लाइट जलाने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा, इनकम जीरो है। इनकम ज़ीरो है। जो वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनके पास भी कुछ ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो उनकी भी व्यवस्था मेरे हिसाब से वहाँ पर जो संत समाज है उनको भी मिल कर के, या जो आम जनता है उनको भी देखना चाहिए कि लोगों के अंदर परसेप्शन है कि मंदिरों में बहुत पैसा है। जी, ऐसी एक अवधारणा है, लोग मानते हैं। तो ठीक है, हमारे मंदिरों में, सब मंदिरों में पैसा नहीं है जी। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें एक दिन में 1 रुपये भी नहीं चढ़ता। तो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मंदिरों में खर्च कितना है, मंदिर का रख रखाव, मंदिर हमेशा बना रहे, तो इस खर्च के बारे में लोग क्यों नहीं सोचते? यही लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में तमाम तरह के खर्च होते हैं। एक साधारण से देखा जाए, बिजली का कनेक्शन, पानी की व्यवस्था और ठाकुर जी की राग भोग पूजा की व्यवस्था वो निरंतर चलती रहे, तो वो फिर उसमें मेंटेनेंस भी आता है। खर्चे तमाम तरह के हैं। जो व्यक्ति इसमें पूजा पाठ करता है, अगर कुछ नहीं करे तो उसका भी जो परिवार होता है, जो पुजारी होते हैं उनके परिवार होता है, और 10,000 5,000 तो मिनिमम खर्चा होता है। तो मुझको तो लगता है कि सरकार को भी और अब जनता को भी इसमें सोचना चाहिए कि एक फिक्स पैसा जो है वहाँ के पुजारी को वहाँ की व्यवस्था के लिए देना चाहिए, ताकि प्रॉपर ढंग से कम भगवान की लाइट, पानी और भोजन प्रसाद छोटा सा व्यवस्था हो जाए। क्योंकि भगवान तो पाते नहीं, देखिए, लेकिन जो प्रसाद लगता है, प्रसाद चढ़ाने का अभिप्राय क्या होता है? ठाकुर जी को दिखा करके, बाकी पाता तो आदमी है। हाँ, पाता तो आदमी है। तो वो सब पाएँ, इस हिसाब से लोगों का जुड़ाव भी हो। जहाँ कुछ मिलता है तो प्रसाद भी ऐसा होना चाहिए कि लोग आए और वहाँ चढ़े। तो बच्चे हैं, जैसे
मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, उनको पता चल जाता है कि मंदिर में कुछ मिलता है, तो नीचे की पीढ़ी को भी मंदिर में जाने की एक संस्कार मिलता है। अच्छा, बच्चे एक शब्द आपके जुबान से निकला तो मुझे याद आ गया। सोशल मीडिया में एक समय आपकी की बेटी है शायद, तो काफ़ी विद्वान है, ऐसा गीता का भी उनको कुछ कंटेस्ट है। पोती मेरी। हाँ, अच्छा, पोती है आपकी। जी जी। तो मतलब ये कि देखिए, आजकल आप बच्चों को देख रहे हैं, सामाजिक विषय है, माताएं बहुत जल्दी मोबाइल पकड़ाए दे रही हैं। अच्छा, मैं काम करने जा रही हूँ तो पता चलता है बच्चे कुछ भी देख रहे हैं मोबाइल में। लेकिन ये संस्कार आपकी पोती में कैसे आया कि उनको गीता कंटेस्ट हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, वो बताइए। वो तो सब उसकी मम्मी पापा का है, लेकिन चूंकि हम लोग अपने परंपरा से जुड़े रहे हैं, हमारे गुरुदेव हैं परम पूज्य पंजाबी भगवान जी, तो वहाँ पर जाना आना पूरे परिवार का रहा है, तो संस्कार वहाँ से हैं। और महाराज जी की कृपा से जो है हम लोग भी इसमें लगे, पूजा पाठ और सब सामाजिक धार्मिक कार्य अनुष्ठानों में। तो बच्ची पोती भी जो है आज उसके पास, आज वो सीख रही है, उसकी मम्मी उसको सिखाती हैं, तो उसको आज की डेट में बहुत कुछ याद हो गया है और पढ़ रही है और आगे भी कर रही है, अच्छा कर रही है। उसको संस्कृत के, जब सवेरे उठना है तो पहले धरती माता को प्रणाम करके उठना है, सोना है तो भगवान का नाम स्मरण करके सोना है, तो सब चीज़ें संस्कार से हैं और उसी को अमल करती हैं। अच्छा, जैसे आपसे एक सवाल किया जाए कि एक पत्रकार विवेक अग्रवाल और एक बिजनेसमैन विवेक अग्रवाल में क्या डिफरेंस महसूस करते हो आप? देखिए, पत्रकारिता समाज का दर्पण है, और जो बिजनेसमैन है, जब वो बिजनेसमैन हो जाता है तो पत्रकारिता में वो तमाम सारी चीज़ें हैं जो नहीं आ पाती हैं। तो मेरा अपना पत्रकार साथियों से, पत्रकार मित्रों से, छोटे बड़े जो भी हैं, उनसे कहना है कि समाज को दर्पण दिखाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत के साथ आगे आना चाहिए। बहुत चीज़ें जो होती हैं पत्रकारिता में, जो आप लोग करते हैं, हम आप करते हैं, और सरकार, शासन प्रशासन उसको देखता है तो उसको फॉलो करता है। आज देख लीजिए, जैसे तमाम सारे विभाग हैं, आज हमारे देश में मोदी जी हैं और योगी जी हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बहुत लोग खुश हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी कमियां हमारे शासन प्रशासन के बीच में बनी हुई हैं। अब देखा जाए, जैसे मान लीजिए तमाम सारे कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उपभोक्ताओं से जुड़े होते हैं, जैसे विद्युत विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जो जुड़े हुए हैं लोगों से। तो उसमें अभी भी बहुत 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 कमियां हैं, बहुत 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 भ्रष्टाचार है। उसको अभी बहुत शिद्दत के साथ अधिकारियों को, शासन प्रशासन के लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर कोई आप उदाहरण कहें तो मैं 50 उदाहरण दे सकता हूँ कि किस तरह से लोगों के इसको गुमराह किया जाता है। बिजली के बिल को ही ले लिया जाए तो बिजली विभाग बिजली का बिल भी 2-3 तरह से बना देता है। फिर उसको ठीक करने के नाम से उनको परेशान किया जाता है, बनाएंगे और फिर ठीक करने के नाम में परेशान होता है आम आदमी, आम किसान। तमाम सारी सरकार की जो योजनाएं हैं तो बिना कुछ दिए लिए वो आगे नहीं बढ़ती हैं। और अब जैसे ऑनलाइन का समय आ गया है तो ऑनलाइन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं लोगों करने के लिए, तो उसी का एक बहाना लेकर के आपका काम नहीं किया जाता है, या फिर काम किया जाता है तो उसके पीछे अंडरहैंड चलता है। तो वो चीज़, अब इसमें तमाम सारी चीज़ें को ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बातचीत जैसे करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हर 5 साल में खतौनी दूसरी बनती है जी। नया आजकल रियल टाइम खतौनी बनने लगी है जी। तो उस पर भी तमाम सारी कमियां, मैं सोचता हूँ सारे उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी समस्या है। ये एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। मैं पत्रकारिता में, मेरे पास ऐसे 50 उदाहरण हैं, 50 लोग हैं जिनकी ज़मीन, या तो उनकी ज़मीन का रकबा कम कर दिया गया है, या उनका नाम गायब कर दिया गया है, या उनका रकबा ही वहाँ से हटा दिया गया है, या जो ज़मीन उसने कभी खरीदी थी जीवन में और जिसके नाम से आई थी उसके नाम से आई थी, तो फिर पिछले आदमी के नाम चली गई है, जिसको अब सही कराने के लिए वो चक्कर लगा रहा है और परेशान हो रहा है। मतलब टाइम भी बर्बाद, और इसके बाद सिस्टम फॉलो करो और जो बीच में तमाम तरह के दलाल भी क्रिएट हैं। तो हमारे माननीय योगी जी तक पता नहीं बात पहुंच पाती, लेकिन मेरे पास 50 उदाहरण हैं, 50 उदाहरण मेरे पास हैं जो मुझको लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आकर के दी है।
मैं चूंकि यूएनआई का रिपोर्टर हूं और यूएनआई में सब चीज़ें नहीं आती, बल्कि मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जी। आप जैसे पत्रकारों से निवेदन करूंगा कि किसानों की, आम जनता की इस परेशानियों को, चाहे वो विद्युत विभाग की हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो कृषि विभाग की हो, इन परेशानियों को आपको रखना होगा। और अगर आपको उदाहरण नहीं मिलेगा तो मैं उदाहरण मेरे पास है, तमाम तरह के लोगों की समस्याओं की बातचीत मेरे पास है, जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिनके रकबों को ख़त्म कर दिया गया है, अब ठीक करने के लिए उनसे पैसा मांगा जा रहा है, जिनका नाम हटा दिया गया है। अच्छा, कुछ ऐसे नाम सुनने में भी आते हैं कि थी आपके नाम, मान लीजिए मेरे नाम थी, और मुझसे कहा जाएगा कि रियल टाइम खतौनी के नाम पर कि आप इसको सही करा लो, नहीं तो फिर ये ग्राम सभा में चली जाएगी। ऐसे भी कुछ उदाहरण होंगे जो ग्राम सभा में चली गई? देखिए, परेशान करने के तो बहुत सारे बने हुए हैं और लगातार परेशान हो रहा है। मैं पत्रकार साथियों से ये निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि अगर 10-15 मिनट एक पत्रकार इन विभागों में, समस्त विभागों में, चाहे जो भी विभाग हो, जा करके लोगों की, जो क्यों लोग एसडीएम साहब का, क्यों लोग तहसीलदार का, क्यों लोग बिजली विभाग के एक्सटेंड का, क्यों लोग चक्कर लगा रहे हैं, हाँ, यही पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि क्यों क्या दिक्कत है। हाँ, तो आपको तमाम सारी समस्याओं का पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में समस्या आ रही है। जब तक कोई व्यक्ति आपके पास, पत्रकार पास जाके बताए नहीं, तब आपको पता चलता है। मैं कहता हूं कि आप जा करके अगर देखेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो, अगर आप 4 लोगों से बात करेंगे और उसमें जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो चीज़ लगे कि समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, तो आप उसको अपने हिसाब से जनता के सामने रख सकते हैं। जनता दरबार एक ऐसा हमने कार्यक्रम भी सोचा था और हमें लगा कि इसी जनता का ही एक तरह का दरबार है, कहीं ना कहीं आपसे एक शुरुआत भी जनता के दरबार की हम मानेंगे। क्योंकि जब बात करने आए थे तो सोचा था कि आपके व्यक्तित्व पर बातें करेंगे, आपके काम पर बातें करेंगे, लेकिन आपके हृदय के अंदर से जैसे जनता के मुद्दे निकले हैं, उस हिसाब से हम मानते हैं कि आज से जनता का दरबार शुरू हुआ है। और आपके द्वारा बताए हुए जो पॉइंट हैं, इन पर जैसे हमने सोचा भी था कि कभी अस्पताल ही चले गए, आदमी से उसकी बीमारी पूछ लो, बीमार हो, क्या बीमारी है, पता चले लोग कौन सी बीमारियों से ग्रसित हैं जमीनी लेवल पर। बिल्कुल। देखिए, जब हमारा पत्रकार साथी जाएगा और खुले मन से, सेवा भाव से कार्य करेगा, तो सारी बातों को आप हमको पता चलती है। और आज हमारे तमाम सारे अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, बहुत अच्छे अधिकारी हमारे प्रशासन शासन में आए हुए हैं। उनको आप जैसे लोग अवगत कराएंगे कि इस विभाग में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये भ्रष्टाचार का रूप लेती जा रही हैं, तो मुझे विश्वास है कि वो उस पर ध्यान देंगे और उस पर काम करेंगे और लोगों को आप अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी सेवा देंगे जो उनको मिलने वाली है। जैसे आप सेवा देने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं आप, कई एक जगह हैं जहाँ चित्रकूट में कहीं आपके दान के विषय में लिखा हुआ भी है या परिजनों का लिखा हुआ है, तो कहते हैं ना, समाज में एक प्रवृत्ति होती है लेने की प्रवृत्ति और एक प्रवृत्ति होती है देने की प्रवृत्ति। देने की प्रवृत्ति कैसे जागृत हो सकती है? ऐसी कोई संबंधित कहानी या ऐसी कोई घटना जो आपके मन में आई हो, जो जिससे आप कर पा रहे हो? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने हैसियत से के अनुसार दे सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल मुकेश अंबानी या अडानी या बहुत बड़े लोग, टाटा बिरला ही दे सकते हैं। हम आप भी अपने स्तर से सेवा कर सकते हैं। वो इस सेवा, हम कुछ नहीं हमारे पास है और किसी का एक्सीडेंट हो गया है और हमारे पास शरीर भगवान ने अच्छा दिया है, तो हम तो रक्तदान कर सकते हैं। कितना बड़ा दान है। तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो देने की प्रवृत्ति वाली बात है। एक कहानी हमने गौतम बुद्ध जी की सुनी थी, तो उसमें उन्होंने जैसे वो भिक्षा लेकर के ही पाते थे, तो वो अपने शिष्यों के साथ जाते थे और लोगों से भिक्षा करते थे। तो एक बार की बात है कि वो एक अति गरीब परिवार में पहुंच गए जिसके पास कुछ नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी थी, और वो उसके अंदर चले गए। तो उन्होंने जो है उस महिला से कहा कि महिला, उस स्त्री से कहा कि मुझको भिक्षा चाहिए। तो उस महिला ने कहा कि प्रभु, आप गलत जगह आ गए हैं, हम कुछ दे ही नहीं सकते, हम खुद मांग करके खाते हैं, हम कैसे दे सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो बुद्ध जी ने जो भी सोचा होगा, उन्होंने कहा आपके पास कुछ नहीं है तो चलिए, जो आपके आंगन में जो मिट्टी पड़ी है वही मेरे कमंडल में डाल दीजिए।
उस महिला ने कुछ सोचा, फिर उसके बाद अपने आंगन से थोड़ी सी मिट्टी खोद करके और उस कमंडल में डाल दिया। तो उस महिला को खुशी हुई कि उन्होंने मांगा और मैंने दिया। फिर अपने सिस्टर के साथ वो बुद्ध जी गए और बाहर जा कर के उन्होंने कुछ दूर जा कर के और वो मिट्टी को वापस डाल दिया। तो उनके सिस्टर ने पूछा कि प्रभु, एक तो आपने इतने गरीब की पहुंच गए जिसके पास कुछ था नहीं देने के लिए, और आपने उससे भिक्षा भी ली और उसको वापस को आप फेंक भी दिया, इसके पीछे क्या कहानी है? तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक इंसान के हृदय में देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उसके देने की प्रवृत्ति डेवलप करने के लिए, देने की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए ही मैंने उससे कहा, और उसको कितनी खुशी हुई कि मैंने कुछ दिया। बिल्कुल। तो हम सबको देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम किसी की भी सेवा तन मन धन सब तरह से कर सकते हैं। तो ये प्रवृत्ति है मनुष्य को कि न लगे कि हम तो खुद ही लेते हैं, हम तो खुद गरीब हैं। हम देश की सेवा, हम समाज की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक अंतिम सवाल ही आपसे अब करेंगे कि अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते, पत्रकार नहीं होते, तो वास्तव में आप क्या होते और क्या बनना चाहते थे? हर बचपन से लेकर के कभी कोई एक फीलिंग्स जो टच हुई हो कभी कि मुझे ये बनना था? कुछ नहीं, प्रभु ने जो दिया है वो उन्हीं की कृपा है, और मेरे गुरु जी ने समझाया है, बताया है कि जो हो जाए, जो कार्य हो जाए, जो कार्य आप कर रहे हो वो प्रभु की कृपा, और अगर कार्य नहीं होता है तो ये मान लेना चाहिए कि प्रभु की इच्छा, क्योंकि प्रभु की इच्छा से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो जो भी मार्गदर्शन आम मिलता रहा माता पिता से या परिवार से, वही अपना करते रहे। मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है, तो हर हाल में खुश रहना चाहिए। और ये भी कहा है मेरे गुरुजी ने कि हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम सबको छिपना चाहिए, छपना नहीं चाहिए। तो मैं बहुत उस पर विश्वास करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास कि जो है हमको बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभी लोगों को, अपने समाज को प्रेरणा देने के लिए हम सोचते हैं कि कुछ बता देने से कुछ ऐसा नहीं होता है। हाँ। तो ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों को कभी कभी प्रेरणा, अगर हमें किसी एक को भी प्रेरणा मिल जाती है तो ठीक है, बाकी हमको अच्छा देखना है, उसमें खराब नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। तो अच्छा देख करके आप उसको फॉलो करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। सही बात है। तो चलिए देखिए, हमें बहुत अच्छी सीख मिली, बहुत ही तार्किक बातें हुई हैं, और हमें उम्मीद है कि आप पूरा इंटरव्यू जब ध्यान से सुनेंगे, पूरी बातें ध्यान से सुन लेंगे, तो आपको हर एक शब्द में कुछ अर्थ निकल करके आएगा। और अंत में जो बात हुई है कि जो काम हो जाए वो प्रभु की कृपा है, और जो नहीं हो रहा है वो प्रभु की इच्छा है। तो मतलब ये जीवन का भी एक बहुत बड़ा तत्व आपने समझा दिया है कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा सुख में जीवन को जीना चाहिए, और जिंदगी ही मिली हमें सुख के लिए। तो एक ऐसी ही जानी मानी शख्सियत विवेक अग्रवाल से आज हमारी खास मुलाकात में जो बातें आपको पसंद आई हो वो टिप्पणी करके भी जरूर बताइएगा कि वास्तव में क्या कुछ आपको पसंद आया। और जनता दरबार की यहीं से एक शानदार शुरुआत होती है। जनता के मुद्दों पर बहुत ही गहन चर्चा हुई है, और आगे हम जनता से भी बातचीत करेंगे और खास लोगों से भी बातचीत करते रहेंगे, ताकि एक पुल क्रिएट रहे। जैसे नदी है, नदी से निकलना है पता है, तो एक पुल बनता है, पिलर होता है, फिर पुल बनता है, तो वैसे एक पुल बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।